नेपाल में कहावत है, खेत जोतने अरके फल खाने अरके, यानी मेहनत कोई करे और फल कोई और पाए। यही हाल आज जेनजी आंदोलन के पोस्टर बॉय बालेन शाह के साथ है। कायदे से पीएम उन्हें बनना चाहिए था, मगर 10 सितंबर को आंदोलनकारियों ने समर्थन जस्टिस सुशीला कार्की को दे दिया। जबकि नेपाल के युवा अब भी कह रहे हैं, बालेन दाई टेक द लीड, यानी बालेन भाई नेतृत्व करो। आखिर कौन है बालेन शाह, कैसे बने नेपाल में सत्ता के सबसे बड़े दावेदार और अंतरिम पीएम के लिए अचानक सुशीला कार्की के नाम पर मोहर कैसे लगी? देखिए साहब, 3 सितंबर से युवाओं का आंदोलन शुरू हुआ तो सोशल मीडिया पर लोग बालेन शाह से अपील करने लगते हैं कि वो मेयर के पद से इस्तीफा देकर आंदोलन की अगुवाई करें, लेकिन बालेन सड़कों पर नहीं उतरे। 7 सितंबर को बालेन शाह ने फेसबुक पर लिखा, कल की रैली जेनजी की है, ये सभी 28 से कम उम्र के युवा हैं और मैं अब इनके हिसाब से बूढ़ा हूँ। मैं इनकी इच्छा, मकसद और सोच को समझना चाहता हूँ। इस रैली में किसी दल, नेता, कार्यकर्ता या सांसद को अपने हित साधने के लिए शामिल नहीं होना चाहिए। उम्र की वजह से मैं खुद नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मेरा पूरा समर्थन रहेगा। अगले दिन यानी 8 सितंबर को जेनजी ने प्रदर्शन शुरू कर दिया और 9 सितंबर को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली को इस्तीफा देना पड़ा। ओली के इस्तीफे के कुछ देर बाद बालेन शाह ने फेसबुक पर पोस्ट में लिखा, प्यारे जेनजी, आपके हत्यारे ने इस्तीफा दे दिया है, अब संयम रखने की जरूरत है। देश की संपत्ति का नुकसान हमारी संपत्ति का नुकसान है। अब आपकी पीढ़ी देश का नेतृत्व करेगी, इसके लिए तैयार रहिए। बालेन शाह ने प्रदर्शनकारियों से नेपाली सेना प्रमुख अशोक राज सिक्डेल से बातचीत के लिए कहा, लेकिन शर्त रखी कि संसद भंग होने के बाद ही कोई बातचीत होनी चाहिए। इसके बाद बालेन को प्रधानमंत्री बनाने की मांग तेज हो जाती है। प्रदर्शनकारी चाहते थे कि बालेन नेपाल के नेतृत्व को संभालें और देश को मौजूदा संकट से बाहर निकालें। तो सवाल है साहब कि आखिर कौन है बालेन शाह? देखिए, 1990 में काठमांडू में जन्मे बालेन शाह पेशे से इंजीनियर और शौक से रैपर हैं। परिवार का राजनीति से कोई भी लेना देना नहीं है। पिता आयुर्वेदिक डॉक्टर, माँ गृहिणी, पत्नी हेल्थ एक्टिविस्ट हैं। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने रैप और एक्टिंग शुरू की थी। आम नेपाली बुबा और पुलिस पत्रकार जैसे गानों ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया। 2015 के भूकंप और मधेसी आंदोलन के दौरान बालेन सक्रिय रहे थे। बेबाक अंदाज और सत्ता विरोधी भाषणों से ये युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय हुए। 2017 में उन्होंने लिखा था, मैं अगली बार खुद को वोट दूंगा, और 2022 में स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर काठमांडू के मेयर बन गए। उन्होंने कांग्रेस और सीपीएन यूएमएल के दिग्गज नेताओं को हरा दिया। उनके एजेंडे में डिजिटल सरकार, एजुकेशन और हेल्थ सुधार प्रमुख रहे। 2023 में टाइम मैगजीन ने उन्हें 100 उभरते नेताओं में शामिल किया और न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनकी पारदर्शी शैली की सराहना की। स्पेशलिस्ट मानते हैं कि उनकी पहचान अब पॉपुलिस्ट नेता की है। अब यहाँ पर आपको जानकर ताज्जुब होगा कि बालेन शाह एंटी इंडिया माने जाते हैं, लेकिन क्यों माने जाते हैं ये भी जानना जरूरी है। देखिए, बालेन शाह अपने ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगाते हैं, जिसमें भारत सीमा के लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी जैसे इलाके नेपाल का हिस्सा दिखाए गए हैं। दरअसल लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी भारत नेपाल चीन बॉर्डर के पास के इलाके हैं। नेपाल इन्हें अपना हिस्सा बताता है क्योंकि उनके हिसाब से काली नदी यहीं से निकलती है। 2023 में उन्होंने काठमांडू में भारतीय फिल्म आदि पुरुष की रिलीज पर भी बैन लगा दिया था। दैनिक भास्कर से बातचीत में बालेन ने कहा भी था कि बॉलीवुड की फिल्में पाकिस्तान को हमेशा बम गोलियों से जोड़ती हैं, जिससे नेपाल और श्रीलंका के लोग वहां जाने से डरने लगे हैं। उन्होंने कहा, भारत के फायदे के लिए हम अपनी स्वाधीनता नहीं छोड़ सकते। सेंसर बोर्ड को समझना चाहिए कि ऐसी गलतियां रिश्तों को बिगाड़ सकती हैं। पाटन हाईकोर्ट ने जब बैन हटाया तो बालेन ने फेसबुक पर लिखा, नेपाल की न्यायपालिका और सरकार भारत की गुलाम हो चुकी है। इतिहास और देश की बात पर मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे सजा ही क्यों ना हो जाए। अब साहब, भारत विरोधी रुख और नक्शे के विवाद पर उनका कहना था, भारत ने अपने संसद में जो नक्शा लगाया हुआ है उसे सांस्कृतिक कहा। हमने भी ग्रेटर नेपाल का नक्शा ऐतिहासिक बताकर लगाया, इसमें आपत्ति की कोई वजह नहीं है। विदेशी मामलों के एक्सपर्ट प्रसेनजीत विश्वास कहते हैं कि बालेन शाह अक्सर भारत की आलोचना करते रहे हैं और उस पर नेपाल की सरकार और अदालतों को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। उनका रुख उन लोगों को भाता है जो पुरानी राजनीति और भारत के दबदबे से नाराज हैं। नेपाल के आंदोलन का चेहरा तो बालेन थे, फिर अचानक ये सुशीला कार्की का नाम कहां से निकल कर आया? देखिए साहब, 9 सितंबर को जेनजी आंदोलनकारियों ने डिस्कॉर्ड पर 4 घंटे मीटिंग की है। दरअसल डिस्कॉर्ड एक फ्री चैट और कॉलिंग ऐप है। इस ऐप पर 5000 से ज्यादा लोग जुड़े। पहले उन्होंने काठमांडू मेयर बालेन शाह का नाम अंतरिम पीएम के लिए रखा, लेकिन बालेन ने हामी नहीं भरी। फिर सुशीला कार्की का नाम सामने आता है। वोटिंग हुई, कार्की को करीब 59% वोट मिले, बालेन को 32%। सुशीला को 2500 से ज्यादा लिखित सपोर्ट भी मिल जाता है। उन्होंने फोन पर साफ कहा कि अगर युवाओं ने भरोसा किया है तो वो जिम्मेदारी उठाने को तैयार है।
सेना प्रमुख अशोक राज सिकदेल ने आरएसपी या दुर्गा प्रसाई का नाम सुझाया, लेकिन युवाओं ने ठुकरा दिया। वो गैर राजनीतिक चेहरा चाहते थे। आरएसपी के रवि लामिछाने ने भी ये कहा कि वो किसी रेस में नहीं है। फिर शाम होते होते सुशीला के पीएम बनने की चर्चा तेज हो गई। रात को वो आर्मी मुख्यालय पहुंचती हैं और बातचीत के बाद लगभग तय हो गया कि वही अंतरिम पीएम होंगी। हालांकि बाहर खड़े कुछ प्रदर्शनकारियों ने विरोध भी किया और बालिन शाह का नाम फिर से दोहराया। आखिरकार सहमति बनी। जेनजी ने उनकी निष्पक्ष छवि और किसी पार्टी से दूरी की वजह से सुशीला कार्की को चुना। तो यहाँ पर सवाल है कि कौन है सुशीला कार्की? देखिए, विराटनगर की एक साधारण सी लड़की जिसने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और फिर कानून की दुनिया में कदम रखा। धीरे धीरे वो लड़की नेपाल की पहली चीफ जस्टिस बनी। नेपाल की चीफ जस्टिस रहते हुए सुशीला कार्की ने ट्रांजिशनल जस्टिस और चुनावी विवादों पर कड़े फैसले दिए। अप्रैल 2017 में पुलिस नियुक्तियों में राजनीतिक दखल रोकने के आदेश से वो सत्तारूढ़ दलों के निशानों पर आ गई। उन पर पक्षपात और दखल के आरोप लगाकर महाभियोग भी चलाया गया, लेकिन जून 2017 में रिटायरमेंट से पहले हटा लिया गया। दरअसल साहब, नेपाल में ज्युडिशरी और नेताओं के बीच गहरे कनेक्शन रहते हैं। जजों की नियुक्ति में भी नेताओं की सीधी भूमिका रहती है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार नारायण प्रसाद पंथी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में दलीय राजनीति का बोलबाला है। पार्टी के लोगों को ही जज बना दिया जाता है। ऐसे में हम कोर्ट से निष्पक्षता की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? सुशीला पर भी पॉलिटिकल दबाव बनाया गया। वो अपनी ऑटोबायोग्राफी न्याय में लिखती हैं, जजों की नियुक्ति के सिलसिले में कुछ नेता मेरे घर आए, मुझसे अपने पसंदीदा लोगों को जज बनाने की सिफारिश करते हुए एक लिस्ट दी गई, लेकिन मैंने उन नामों को नहीं चुना। इससे नेपाल की मौजूदा हालत का पता चलता है। बाकी इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है? नेपाल में जो तख्ता पलट हुआ है, क्या वो सही है? इंडिया को इससे कितना खतरा है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।